welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching the session of Current Affairs Live with me on the morning of 17 June 2017। एक बार फिर से दिन की शुरुआत आप कर रहे हैं महिंद्रा गुरु के साथ करंट अफेयर्स लाइव के सेशन में। ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं आपको एक्यूरेट और फिल्टरेड फॉर्मेट में हर एक हेडलाइन किस तरीके से उसको याद रखा जा सकता है, किस तरीके से उनके प्रोस्पेक्ट्स पे नजर डाला जा सकता है और किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए। सो दिस सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सैटरडे है आज, कल का दिन होगा सारे के सारे वीक के सेशंस के रिवीजन का। सो डू वॉच ऑल द सेशंस टुमारो एंड यस, मंडे को हम लोग फिर रिज्यूम करेंगे करंट अफेयर्स लाइव के सेशन में। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और देखते हैं क्या है आज की खास हेडलाइंस। तो हियर कम्स द फर्स्ट वन। Israeli author David Grossman has won the Man Booker International Prize for his novel A Horse Walks into a Bar। इजरायली लेखक डेविड ग्रॉसमैन ने अपने उपन्यास A Horse Walk into a Bar के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। सो यस, वी आर स्टार्टिंग द सेशन विद अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। अचीवमेंट की बात यहाँ पे निकल के आई है, लिटरेचर फील्ड से निकल के आई है, जिसका नाम सामने आया है, दैट इज डेविड ग्रॉसमैन। और अगर हम बात करें तो डेविड ग्रॉसमैन ने जीता है या उनको सम्मानित किया जा रहा है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से। अब खास बात यह है कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जाता है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बुक्स में, दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन बुक्स में। बट यस, ये पहले इजरायली ऑथर हैं जिनको मैन बुकर प्राइज से नवाजा जा रहा है। इस न्यूज हेडलाइन को किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो लेट्स टैग अपॉन दिस हेडलाइन अंडर द अवार्ड सेक्शन। अब बात हो रही है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की। अगर हम मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की बात करें तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये दिया जाता है फॉर द लिटरेचर कंटेंट, दैट मीन्स इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई इंग्लिश बुक्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कंटेंट के लिए मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मैन ग्रुप PLC के द्वारा। दैट मीन्स मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज को देने वाले फर्म की अगर हम बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है मैन ग्रुप PLC, जिसके फाउंडर की बात हम करेंगे तो जेम्स मैन का नाम आता है। तो जेम्स मैन से जुड़ा हुआ ही है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन ग्रुप PLC द्वारा दिया जाता है। अब इस बार किसको दिया जा रहा है? दिया जा रहा है डेविड ग्रॉसमैन को, जो कि है इजरायली ऑथर। और इसी के साथ ये बन चुके हैं इंग्लिश कैटेगरीज, दैट मीन्स इंग्लिश लिटरेचर की कैटेगरीज में पहले इजरायली ऑथर जिनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से नवाजा जा रहा है। अब अगर हम और फैक्ट्स की बात करें सो इसमें इनकी नॉवल का नाम आ जाता है, बुक का नाम आ जाता है द बेस्ट सेलर अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार, जिसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। प्राइज मनी की अगर हम बात करेंगे सो इसमें जो प्राइज मनी रखी गई है दैट इज 50,000 पाउंड्स, जिसको अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें सो दैट स्टैंड्स फॉर $64,000। अब इस प्राइज मनी को शेयर किया जाएगा ट्रांसलेटर के साथ। वाई? बिकॉज यस, एज आई एम टेलिंग यू मेनी टाइम्स की मैन बुकर प्राइज होता है इंग्लिश कंटेंट से रिलेटेड बुक्स पे, इंग्लिश कंटेंट से रिलेटेड नॉवेल्स पे, या तो उनके जो भी आपकी यहाँ पे पर्टिकुलर एक क्रिएचर निकल के आता है, क्रिएशन निकल के आता है। सो इंग्लिश यहाँ पे ट्रांसलेटर हैं जेसिका कोहान, जिन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया। तो डेविड ग्रॉसमैन इस प्राइज मनी को आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे जेसिका कोहान के साथ। अब अनाउंसमेंट हुआ है इसका 15 जून 2017, एक म्यूजियम में एक सेरेमनी के दौरान 15 जून 2017 को इस पर्टिकुलर अवार्ड का प्राइस का अनाउंसमेंट हुआ। बट इसके कन्फेडरेशन की जाएगी अगर सो सेरेमनी जो हेल्ड होगी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कब दिया जाएगा, तो वो सेरेमनी डेट है 17 अक्टूबर 2017। अब मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज आता है मैन ग्रुप PLC के द्वारा, लेकिन ये कब शुरू हुआ था, तो इसका इंस्टीट्यूटेड डेट आ जाती है 1969। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि 1969 से इस अवार्ड को देने की शुरुआत हुई थी फॉर पर्टिकुलर अगर सम्मान दिया जाए लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों को, तो उनको सम्मान करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। सो होप ऑल द फैक्ट्स आर क्लियर रिलेटेड टू दिस न्यूज हेडलाइन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। India has moved up 6 places to 60th among 130 nations on the Global Innovation Index GII 2017, emerging as the top rank economy in Central and South Asia. The index is co-authored by Cornell University, INSEAD and World Intellectual Property Organization, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है WIPO। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2017 में भारत 6 पायदान चढ़कर 60वें स्थान पर रहा है। भारत 130 देशों की इस सूची में मध्य व दक्षिण एशिया में शीर्ष अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यह
सूची कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड व विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिस्टिंग, और लिस्टिंग की बात आ रही है तो स्टैटिस्टिक्स की बात यहाँ पे निकल के आती है। अब इंडिया ने यहाँ पे खुद को बूस्टअप किया है या मूव अप किया है, स्टेप अप किया है, क्यों किया है, किस तरीके से किया है? जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आफ्टर डीमोनेटाइजेशन कई सारे मूव्स ऐसे हुए जिसमें इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी सामने निकल के आई है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी की काउंटेबिलिटी पे ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सामने निकल के आया 2017 का, जिसमें इंडिया ने मूव अप कर लिया है 6 प्लेसेस के साथ। अगर इस न्यूज हेडलाइन की टैगिंग की बात करेंगे सो यस डेफिनेटली इसको हम टैग करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 की बात आ जाती है। अब कौन कौन जुड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से? सो हमें याद रखना है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और इनसीड का नाम आता है, और विपो का नाम आता है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब से मिलजुल कर ये लिस्ट को सामने बनाया जाता है, लाया जाता है, और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? उनकी इकोनॉमी इनोवेशंस के रिगार्ड पे ही कैलकुलेशंस करके इस लिस्ट को सामने रखा जाता है। अब अगर हम बात करें तो इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में सेंट्रल और साउथ एशिया में इंडिया उभर के आया है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडियाज प्लेस हैज बिकम 60th। 2017 की हम बात करें डेफिनेटली, और 6 पायदान ये खिसका है क्योंकि 2016 में अगर इसकी पोजीशन की बात की जा रही थी तो दैट वाज 66। तो 2015 की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं 81st पोजीशन पे था। तो यू कैन फाइंड द इंप्रूवमेंट इन आवर पोजीशन कि हम 81st से 66 पर आए एंड नाउ वी हैव गॉन टू 60th। सो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगले साल हम इसमें और इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। अमंग 130 नेशंस ये लिस्टिंग निकाली गई है। सो इसमें कौन टॉप 5 पोजीशंस पे रहे हैं उनका नाम भी जानना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 130 नेशंस को तो कवर अप कर रहा है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट मोस्ट पोजीशन पे रहा है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे नीदरलैंड, फोर्थ पे यूएसए और फिफ्थ पे ब्रिटेन। सो ये 5 जो कि टॉप मोस्ट कंट्रीज रही हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे चाइना ने भी अपनी प्लेस में इंप्रूवमेंट किया है। एज सच चाइना का इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन से कोई रिलेशन हमारी तरफ से तो नहीं है, बट यस जानना आपका जरूरी इसीलिए है क्योंकि चाइना ने भी इंप्रूव किया है। 2016 में चाइना खड़ा हुआ था 25th पोजीशन पे और अब उसने 3 पोजीशंस का इंप्रूवमेंट करके 22nd पोजीशन इस लिस्ट में अपनी बना ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो टॉप 10 लिस्टिंग में जो नया फीचर निकल के आया है, सिंगापुर निकल के आया है एट द 7th पोजीशन। सो सिंगापुर को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। तो ये जो भी पोजीशन में कंट्रीज के नाम रखे गए हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन लीड कर रहा है टॉप 5 पोजीशंस पे वो जानना जरूरी हो जाता है। इंडिया ने किस तरीके से इंप्रूव किया तो उसके लिए आपके सामने रैंकिंग कंपैरिजन है। चाइना ने भी इंप्रूव किया है इस लिस्ट में, तो चाइना से रिलेटेड डिटेल भी आपके सामने। और इस टॉप 10 लिस्ट में पर्टिकुलर अगर देखा जाए 130 नेशंस में टॉप 10 में सिंगापुर ने फीचर किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द 7th पोजीशन। इस वजह से सिंगापुर की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज हेडलाइन हैज बीन मेड क्लियर वेरी वेल। अगर आपको समझ में नहीं आया है सो यू कैन वॉच दिस हेडलाइन वंस अगेन बाय रिवाइंडिंग एंड रिपीटिंग द सेशन, राइट। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Indian captain Virat Kohli became the fastest cricketer to score 8,000 runs in one-day internationals. भारतीय कप्तान विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 8,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सो यस अगेन एन अचीवमेंट फॉर विराट कोहली। विराट कोहली हमारे इंडियन कैप्टन, सो डेफिनेटली ये कंट्री के लिए भी एक अचीवमेंट है। विराट कोहली बन चुके हैं फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 8,000 रन इन वन-डे इंटरनेशनल, सबसे कम इनिंग्स में या सबसे कम पारियों में। कैसे और किस तरीके से हुआ? सो डेफिनेटली वी नो वेरी वेल, श्रीलंका के साथ हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्टिकुलर ये लिस्टिंग या विराट कोहली की पोजीशन इंप्रूवमेंट सामने निकल के आती है। और हम सभी जानते हैं कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी अभी हाल फिलहाल चल ही रही है। सो उन्हीं में कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग्स और कई सारे अचीवमेंट्स कई सारे क्रिकेटर्स के नाम हुए हैं। तो एक अचीवमेंट, एक रिकॉर्ड यहाँ पे बन चुका है विराट कोहली के नाम। कम पारियों में 8,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं ये विश्व स्तर पे, वर्ल्ड वाइड कैलकुलेट किया जाए। अगर इसको हम काउंट करेंगे, टैग करेंगे, अचीवमेंट के अंदर ही करेंगे, वन-डे इंटरनेशनल्स फास्टेस्ट 8,000 रन्स विराट कोहली जो भारत से खेलते हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, 175 इनिंग्स में उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं 8,000 रन्स। अब किसको सरपास किया है? क्योंकि यस डेफिनेटली विराट कोहली अब बन चुके हैं, तो इनसे पहले भी कोई रहा होगा। सो दैट नेम इज एबीडी विलियर्स। एबीडी विलियर्स का नाम आ जाता है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो है और बहुत ही जाने माने कई सारे अचीवमेंट रिकॉर्ड जिनके भी नाम है। तो एबीडी विलियर्स को विराट कोहली ने सरपास कर दिया है, क्योंकि एबीडी विलियर्स ने भी 8,000
6000 रन पूरे किए थे, बट उन्होंने किए थे 182 इनिंग्स में। विराट कोहली सबसे कम इनिंग्स में 175 इनिंग्स में कंप्लीट करने वाले फर्स्ट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब अगर हम बात करें इस पे थर्ड पोजीशन पे कौन रहा था, तो यस, सौरव गांगुली का नाम आ जाता है यहाँ पे, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं। तो सौरव गांगुली ने 200 इनिंग्स में 8000 रन पूरे किए थे, इस वजह से वो आज भी बने हुए हैं इस तीसरे स्थान पे। और यही सचिन तेंदुलकर का नाम भी आ जाता है, क्योंकि 210 इनिंग्स में 8000 रन पूरे करने के साथ वो फोर्थ पोजीशन पे होल्ड कर रहे थे। सो वनडे इंटरनेशनल्स में फास्टेस्ट 8000 रन विराट कोहली 175 इनिंग्स के साथ इस टाइटल को अचीव कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India has been re-elected to the UN's principal organ on economic, social and environmental issues, Economic and Social Council, ECOSOC, ECOSOC for another 3-year term. भारत संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इन शॉर्ट इकोसॉक बोला जा सकता है, में लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। सो डेफिनेटली ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हमने कल ही देखा था नीरू चड्डा का अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर द ट्रिब्यूनल लॉ कोर्ट में एज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जज के रूप में। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक और अचीवमेंट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमारे लिए सामने निकल के आया कि इकोसॉक में फिर से इंडिया को चुन लिया गया है, इंडिया का री इलेक्शन हो गया है और इंडिया ने उस सीट को जीत लिया है, जहां पे वो अगले 3 साल तक इकोसॉक की प्रेसिडेंटशिप या चेयरमैनशिप या हेड उसके पर्टिकुलर रूप में काम करेगी। सो अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि काम करता है सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके। सो इस पे हेडलाइन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना तो बिल्कुल बन जाता है। टैग करेंगे सबसे पहले इसको इलेक्शंस के अंदर ही, क्योंकि यस, री इलेक्शन हुआ है इंडिया का, बट अगर देखा जाए तो इलेक्शन ही हुआ है। इलेक्शन किसका हुआ है? इकोसॉक में, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 3 साल के टेन्योर के लिए इंडिया को चुन लिया गया है फॉर पर्टिकुलर ये इकोसॉक की कमांड संभालने के लिए। 18 नेशंस के बीच में ये इलेक्शन हुआ था, जिसमें इंडिया ने विन कर लिया है और इंडिया ने अपनी सीट को कायम रखा है फॉर द सेकेंड टाइम। अब अगर हम बात करें इकोसॉक की, इकोसॉक हमारा प्राइम ऑर्गन तो है यूनाइटेड नेशंस का, पर वो किन किन एस्पेक्ट्स पे काम करता है? सो डेफिनेटली वो नेशंस के बीच के कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। इकोसॉक के प्रिंसिपल वर्किंग की हम बात करें अगर, तो कोऑर्डिनेशन पे काम करेगा वो। इसके अलावा पॉलिसी रिव्यूज पे काम करता है, पॉलिसी डायलॉग्स पे काम करता है, रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करता है और इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स पे काम करता है। दैट मींस इकोसॉक की वर्किंग की अगर हम बात करें, सो नेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंड करना इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए मूव्स को और इंप्लीमेंट करवाना इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स को। तो इकोसॉक बेसिकली ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑपरेशंस जो है वो होल्ड करता है। अब इंडिया के परमानेंट मेंबर की अगर हम बात कर लिए, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन की अगर हम बात कर ले, ये नाम इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इकोसॉक के इलेक्शंस के टाइम पे सैयद अकबरुद्दीन वहां पे प्रेजेंट थे और सैयद अकबरुद्दीन ने ही ट्वीट किया है। थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल हम यहाँ पे अगर इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, दैट इज सैयद अकबरुद्दीन इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होगा। तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के कौन है, ये नाम आपको याद रखना है, दैट इज सैयद अकबरुद्दीन। सो इन्हीं सारी डिटेलिंग्स के साथ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएन भगवती डाइड, ही वाज 95। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती का निधन हो गया, वे 95 वर्ष के थे। तो यस, नाउ इंक्लूजन ऑफ द ऑबिचरी न्यूज हेडलाइन। सो बिल्कुल इसको ऑबिचरी न्यूज के अंदर ही टैग करेंगे। किसका निधन हुआ है, देहांत हुआ है एक लंबी बीमारी के बाद, पीएन भगवती का नाम यहाँ पे निकल के आ जाता है। 95 वर्ष की आयु में, 95 ईयर्स की एज में नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में इनका निधन हुआ। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, इस वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये फॉर्मर चीफ जस्टिस तो थे, दैट मीन्स CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब से कब तक इन्होंने अपना ये कमान संभाला, तो जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के। अब अगर हम बात करें तो इनका नाम इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जाना जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित में जारी की गई याचिका। बिल्कुल, तो जनहित में जारी की गई याचिका के इंट्रोडक्शन के लिए इनका नाम बिल्कुल ही जाना जाता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी PIL बहुत ज्यादा एक बहुत अच्छा और एक इनिशिएट है सोशली, क्योंकि लोगों के जनहित में जारी इस याचिका को जब दर्ज किया जाता है तो लोगों के सामने सारी चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रेजेंट करने की बात होती है। सो PIL का इंट्रोडक्शन हुआ था पीएन भगवती के द्वारा, इस वजह से ये नाम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब अगर हम हाल फिलहाल चीफ जस्टिस की बात करें, क्योंकि यस वी नो कि पीएन भगवती वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस, और अगर अभी की हम बात करेंगे तो बिल्कुल जनवरी में जिसका इलेक्शन हुआ, जनवरी में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ, जगदीश सिंह खेहर, 4 जनवरी 2017 से इन्होंने अपनी कमान संभाली है फॉर द सीजेआई। JS खेहर के नाम से जिसको हम जानते हैं, जगदीश सिंह खेहर इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। बात करते हैं अगली न्यूज हेडलाइन की, सो ये रही आपके सामने। The country's second largest software services firm Infosys announced the appointment of former Wipro executive Inderpreet Sawhney as its group general counsel। देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी Infosys ने विप्रो की पूर्व कार्यकारी इंदरप्रीत साहनी को अपना ग्रुप जनरल काउंसिल नियुक्त करने की घोषणा की। सो यस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की बात हुई है, इन्फोसिस ने अपॉइंट किया है, किसको अपॉइंट किया है? इंदरप्रीत साहनी को, या इंदरप्रीत साहनी जिनको हम कह सकते हैं, उनको अपॉइंट किया है। अब ये किस तरीके से सामने निकल के आया है अपॉइंटमेंट और कैसे इसको टैग करेंगे, तो उसी सारे प्रोस्पेक्ट्स पे नजर डालते हैं। अपॉइंटमेंट की बात आ जाती है, सो यस ग्रुप जनरल काउंसिल के रूप में इन्फोसिस ने एक अपॉइंटमेंट सामने रखा है इंदरप्रीत साहनी का। अब अपना ये कार्यकाल संभालेंगी 3 जुलाई 2017 से। इंदरप्रीत साहनी कौन है? तो ये है फॉर्मर विप्रो एग्जीक्यूटिव। दैट मींस पहले ये जो कार्यभार संभाल रहे थे ये थे फॉर्मर विप्रो एग्जीक्यूटिव। रिप्लेस किया है इन्होंने ग्रुप जनरल काउंसिल के रूप में इन्फोसिस के लिए जो काम कर रहे थे, दैट वाज गोपी कृष्णन राधाकृष्णन। सो गोपी कृष्णन राधाकृष्णन को रिप्लेस किया है इंदरप्रीत साहनी ने। इन्फोसिस और विप्रो दो नाम निकल के आए हैं, तो स्टैटिक फैक्ट्स पे बिल्कुल नजर डालेंगे इन्फोसिस और विप्रो के। सो ये आपके स्क्रीन के सामने है। इन्फोसिस के हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु। फाउंडेशन ईयर की बात आ जाती है 7 जुलाई 1981, और सीईओ की अगर हम बात करें तो विशाल सिक्का का नाम आपको याद रखना है एज द सीईओ ऑफ इन्फोसिस। विप्रो की अगर हम बात करेंगे सो अगेन द हेडक्वार्टर्स इज एट बेंगलुरु। फाउंडेशन हुआ था 29 दिसंबर 1945। चेयरमैन है अजीम प्रेमजी और सीईओ है अबीदाली नीमुचवाला। सो ऑल द स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू इन्फोसिस एंड विप्रो आर हियर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डू टेक स्क्रीनशॉट्स, डू जॉट डाउन, नोट डाउन, ताकि आप इन सभी बातों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख सके। लेट्स हेड ऑन मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। नोटेड पंजाबी प्ले राइट अजमेर सिंह ओलाक डाइड, ही वॉज 75। मशहूर पंजाबी नाटककार अजमेर सिंह ओलाक का निधन हो गया, वे 75 वर्ष के थे। सो यस वंस अगेन एन इंक्लूजन ऑफ एन ऑबिचरी न्यूज हेडलाइन। तो बिल्कुल अजमेर सिंह ओलाक का नाम कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से हम इसको टैग कर सकते हैं। सो टैग करेंगे डेफिनेटली ऑबिचरी न्यूज के अंदर ही। जो नाम याद रखना है वो याद होगा आपको, अजमेर सिंह ओलाक, जो 75 साल की आयु में लंबी बीमारी के बाद इनका भी निधन हो गया, देहांत हो गया। पंजाबी प्लेराइट थे, ये प्लेराइट थे दैट मीन्स नाटककार थे, जाने माने चर्चित। अब ये रेसिपिएंट थे साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के। इस वजह से अजमेर सिंह ओलाक का नाम और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को रिसीव करने वाले ये एक रेसिपिएंट भी थे। और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जाना माना चर्चित लिटरेचर से संबंधित अवार्ड है, जो कि बिल्कुल सबको दिया जाता है। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब पंजाब से है ये, तो पंजाब से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स पे एक बार रिविजन हम लोग करेंगे ही। पंजाब की कैपिटल इज चंडीगढ़। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर का नाम आ जाता है वीपी सिंह बदनोरे। सो ऑल द स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू पंजाब आपको रिवाइज करते चलना है, बिकॉज यस यू डोंट नो, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Noted writer Yeshi Dorji Thongshi has been conferred to the Bhupen Hazarika National Award 2017। प्रसिद्ध लेखक यशी दोरजी थोंगशी को भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। सो अब बात हो रही है यहाँ पे अगेन एक अवार्ड की, एक अचीवमेंट की। भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड 2017 दिया जा रहा है यशी दोरजी थोंगशी को। क्यों दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, और क्या फैक्ट्स हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो चलिए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले टैग करेंगे इसको बिल्कुल अवार्ड्स के अंदर ही। भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड 2017 की बात हो रही है यहाँ पे। भूपेन हजारिका जी के नाम पे इसको स्थापित किया गया था। यशी दोरजी थोंगशी को दिया जा रहा है इस बार ये अवार्ड। और क्यों दिया जा रहा है? उनके साहित्य में कंट्रीब्यूशन के लिए, बिकॉज ये नोटेड राइटर रहे हैं। अब भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड की अगर हम बात करते हैं सो डेफिनेटली इसका एडिशन ये 5th है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। 2012 के बाद अब 2017 में ये दिया जा रहा है। 5वां एडिशन है, 5वां संस्करण है, यशी दोरजी थोंगशी को दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर इससे जुड़ी प्राइज मनी की बात करें तो बिल्कुल 50,000 रुपए की प्राइज मनी, साथ ही एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो जुड़ा हुआ है। तो भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड यशी दोरजी थोंगशी को दिया जाएगा 50,000 रुपए के साथ एक
सर्टिफिकेट के साथ और एक मोमेंटो के साथ। इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड की, तो बिल्कुल जैसा भी हमने आपको बताया 2012 में इसकी स्थापना हुई बाय सरहद, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिल्कुल जलगांव महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी। बट यस, अभी अगर हम बात करेंगे तो इससे आपको सिर्फ इतना फैक्ट याद रखना है कि 2017 का भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? येशी डोरजी थोंगशी को दिया गया। लेट्स हेड ऑन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। China-led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) has approved $150 million equity investment loan to the India Infrastructure Fund. चीन के नेतृत्व वाली एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 150 मिलियन इक्विटी निवेश ऋण की मंजूरी दे दी है। सो अब बात हो रही है यहाँ पे AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो चाइना अप्रूव कर चुका है उस लोन को, जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए यूज किया जाएगा। किस तरीके से इसको याद रखेंगे, टैग करेंगे? सो डेफिनेटली सबसे पहले टैग तो कर लेंगे इसको अप्रूवल के अंदर ही, क्योंकि अप्रूवल दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंडिया के लिए फ्रॉम चाइना। कहाँ से दिया जा रहा है? AIIB से दिया जा रहा है। AIIB की अगर हम बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम यहाँ आ जाता है। कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट या कितने अमाउंट का अप्रूवल दिया है चाइना ने? सो दिया है $150 मिलियन का। अब एम क्या है, क्यों, पर्पस क्या है बेसिकली? तो पर्पस इसका सिर्फ इतना है कि ये जो $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, जो कि एक्सपैंड करेंगी बैंक की इक्विटी और लोन अमाउंट को। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इंप्रूव करेगा ही, इनहांस करेगा ही, बट इंडिया की इकोनॉमी को भी कहीं हद तक सपोर्ट करेगा। अब AIIB से रिलेटेड फैक्ट्स की अगर हम बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, सो हेडक्वार्टर आ जाता है बीजिंग चाइना। ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना के अंदर AIIB के सारे डिसीजंस आते हैं, बिकॉज यस, गवर्नमेंट ऑफ चाइना होल्ड्स ऑल द ऑथराइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AIIB। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Vadodara's youngest racer Meera Arda will become the first Indian female driver to participate in the Euro JK Series in the upcoming JK Tyre FMSCI National Racing Championship. वडोदरा की युवा रेसर मीरा अर्डा पहली भारतीय महिला ड्राइवर होंगी जो आगामी JK टायर FMSCI राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप में यूरो JK सीरीज में भाग लेंगी। सो यस, अ गर्ल इन द न्यूज हेडलाइन। और इंपॉर्टेंट इसीलिए भी कहीं ना कहीं बन जाता है क्योंकि यूरो JK सीरीज की बात हो रही है। तो JK टायर की FMSCI नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में ये पहली महिला रेसर होंगी जो कि भाग ले रही हैं। वडोदरा गुजरात से बिलोंग करती है ये। अगर इस न्यूज हेडलाइन की टैगिंग की बात करें और पॉइंट्स को याद रखने की बात करें, सो यस, हियर आर ऑल द फैक्ट्स। अचीवमेंट के अंदर ये जाएगा क्योंकि डेफिनेटली ये गर्ल्स अचीवमेंट है। फर्स्ट इंडियन फीमेल ड्राइवर JK यूरो सीरीज में मीरा अर्डा का नाम अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। JK टायर FMSCI नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में ये भाग लेने वाली है, जिसका संस्करण होगा 20वां या 20th एडिशन होगा इस रेसिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट का। FMSCI किसके लिए स्टैंड करता है? तो FMSCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। अब ये कब से कब तक होगा ये टूर्नामेंट? तो ये होगा 7 जुलाई से 9 जुलाई 2017 तक। वेन्यू होगा इसका KMS सर्किट कोयम्बटूर। सो डेफिनेटली आपके सामने ये सारे के सारे फैक्ट्स रख इसीलिए गए हैं क्योंकि मीरा अर्डा जिस रेसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी वो कब होगा, कहाँ होगा, क्योंकि इसके बाद हम आने वाले सेशंस में किसने जीता ये भी तो डिस्कस करेंगे। इस वजह से ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड डिटेलिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस न्यूज हेडलाइन से किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं और किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, सो लेट्स क्विकली मूव अपॉन टू द क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की ये रहा आपके सामने फ्रॉम द फर्स्ट हेडलाइन। Who has won the Man Booker International Prize for his novel A Horse Walks into a Bar? किसने अपने उपन्यास A Horse Walks into a Bar के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता? अरुंधति राय, JK रॉलिंग, हार्पर ली, पाउलो कोहन या डेविड ग्रॉसमैन? सो यस, इजरायली ऑथर डेविड ग्रॉसमैन। ऑप्शन नंबर 5 is the right answer. Let's head on to the next question. According to Global Innovation Index, what is India's rank in the list of 130 countries? Global Innovation Index के अनुसार 130 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? 20, 40, 60, 80 या 100? So yes, India has improved by 6 positions. तो option number 360 is the right answer. Let's head on to the next question. Who became the fastest cricketer to score 8,000 runs in one-day internationals? One-day international में 8,000 रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली, एलिस्टेयर कुक, डेविड वार्नर, क्रिस गेल या ग्लेन मैक्सवेल?
सो डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली 175 इनिंग्स में 8000 रन पूरे करके सबसे कम इनिंग्स में 8000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has been re-elected to the UN's principal organ on economic, social and environmental issues ECOSOC for another 3-year term? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर आर्थिक और सामाजिक परिषद में 3 वर्षों के लिए फिर से चुना गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, UAE, इंडिया या चाइना? तो बिल्कुल 18 देशों के बीच में इंडिया का चुनाव दोबारा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P.N. Bhagwati, who died recently, was the former. P.N. Bhagwati, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे पूर्व क्या थे? प्रेसिडेंट, CJI, मुख्य न्यायाधीश या प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या सेबी चीफ? सो डेफिनेटली PIL को इंट्रोड्यूस करने वाले लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए चीफ जस्टिस थे ये, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has announced the appointment of former Wipro executive Inderpreet Sahni as its group general counsel? किसने विप्रो की पूर्व कार्यकारी इंदरप्रीत साहनी को अपना ग्रुप जनरल काउंसिल नियुक्त करने की घोषणा की? IBM, एसेंचर, TCS, बिरला सॉफ्ट या इन्फोसिस? तो बिल्कुल बेंगलुरु में स्थित हेडक्वार्टर्स का इन्फोसिस से रिलेटेड ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर सिंह ओलाक वॉज अ फेमस। अजमेर सिंह ओलाक जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे क्या थे? डायरेक्टर, एडिटर, प्ले राइटर, एक्टर या प्रोड्यूसर? सो यस, अ नोटेड प्ले राइटर। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been conferred with the भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड 2017? भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? अजितेश रावत, महेश्वरी दत्त, वाजुभाई रुदाभाई वाला, यशी दौरजी थोंगशी या सुरेश चंद्रा त्रिपाठी? सो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4 यशी दौरजी थोंगशी। Let's move on to the next question. Who has approved $150 million equity investment loan to India Infrastructure Fund? भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 150 मिलियन इक्विटी निवेश ऋण को किसने मंजूरी दे दी है? ADB, AIIB, वर्ल्ड बैंक, IMF या NDB? सो डेफिनेटली चाइना बेस्ड AIIB ने ये अप्रूवल दिया है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Name the first Indian woman driver to race in Euro JK National Racing Championship. Euro JK National Racing Championship में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला चालक का नाम क्या है? अलीशा अब्दुल्ला, गुल पनाग, स्नेहा शर्मा, स्वाति शर्मा या मीरा अर्डा? सो वडोदरा गुजरात से बिलोंग करने वाली मीरा अर्डा का नाम यहाँ पे जुड़ चुका है। सो ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप द सेशन टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए करंट अफेयर्स लाइव के सेशन में आप और क्या इंप्रोवाइजेशन देखना चाहते हैं। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडियाज पे, सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट प्रोवाइडेड इन दिस सेशन। न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द ईजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोज। करंट अफेयर्स लाइव के सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड यस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।